नमस्कार। और आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 1941 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान की मांग पर अम्बेडकर का जो विश्लेषण था, जो कई परतों वाला है और कई बार चौंकाता भी है, उसकी गहराई में उतरे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि उन्होंने मांग के पक्ष में विपक्ष में क्या तर्क दिए, उस समय का माहौल कैसा था और क्या नतीजे हो सकते थे, इस पर उन्होंने क्या इशारा किया। हाँ, मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल ऐतिहासिक दस्तावेज है, उसे समझने की कोशिश है। और शायद शुरू में ही एक बात साफ कर देनी चाहिए जो कई लोगों को शायद पता ना हो या हैरान करे। हाँ, बताइए। अंबेडकर ने पाकिस्तान की मांग को सीधे सीधे खारिज नहीं किया था। अच्छा। हाँ, बल्कि उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से सोचो, इसका अध्ययन करो। उनके लिए ये कोई महज राजनीतिक नारा या मतलब गुस्सा नहीं था। तो फिर क्या था? कुछ ऐसा जिसे उन्होंने मुस्लिम समाज में पनप रही एक जैविक विशेषता तक कह दिया। जैविक विशेषता? हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने और चेतावनी दी कि इसे हल्के में लेना या सिर्फ भावनाओं में बहकर खारिज करना ये ठीक नहीं होगा, खतरनाक हो सकता है। यानी अम्बेडकर के लिए कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, एक सच्चाई थी जिसका सामना करना जरूरी था। बिल्कुल। उन्होंने वो प्रोफेसर टॉइनबी की स्लीपिंग ब्यूटी वाली कहानी का भी जिक्र किया है ना, सोई हुई राजकुमारी। हाँ, किया है, लेकिन एक अलग तरीके से। अम्बेडकर ने कहा कि भारत रूपी ये राजकुमारी जाग तो गई है, पर इसका व्यक्तित्व दोहरा है। हिंदू और मुस्लिम। हाँ, और ये दोनों लगातार अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान प्रस्ताव था वो इसी गहरे संघर्ष का एक बाहरी रूप था। अम्बेडकर के हिसाब से अब इस पर बात करना, इसे टालना मुमकिन नहीं था। हाँ, और देखिए उन्होंने इसे कितना जरूरी माना। अम्बेडकर ने जोर दिया कि भारत का नया संविधान बनाने से पहले ये पाकिस्तान का सवाल हल करो। अच्छा। उनका तर्क सीधा था, अगर एक सरकार तो एक तरह का संविधान, और दो सरकारें तो बिल्कुल अलग ढांचा, है ना। तो ये पहले तय करना था, इसके बिना आगे बढ़ना बेकार था। चलिए, तो फिर सबसे पहले उन तर्कों को देखते हैं जिन्हें अम्बेडकर पाकिस्तान की मांग के पक्ष में रखते हैं, मतलब मुस्लिम दृष्टिकोण से, जैसा अम्बेडकर ने समझा। जी। तो आखिर ये मांग उठी ही क्यों, क्या कारण थे? देखिए, अम्बेडकर के अनुसार इसकी जड़ में था हिंदू बहुमत वाले शासन का डर। डर किस बात का? जिसे उन्होंने कहा हिंदू केंद्र के अत्याचार की आशंका। मुस्लिम नेतृत्व को यह लग रहा था कि अगर भारत एक रहा तो वे राजनीतिक रूप से हमेशा कमजोर रहेंगे, हाशिए पर, एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जिसका मिजाज मूल रूप से हिंदू होगा। मेजॉरिटी रूल का डर। हाँ, और यहीं पर अम्बेडकर वो दो राष्ट्र सिद्धांत का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं और ये जानना दिलचस्प है कि वो कैसे उन आम हिंदू तर्कों को काटते हैं। जैसे कौन से तर्क? जैसे कि भारत की नस्लीय एकता है या भाषाई एकता है। अम्बेडकर दिखाते हैं कि मुस्लिम पक्ष इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उनके लिए गहरे राजनीतिक और धार्मिक मतभेद ज्यादा मायने रखते थे। अच्छा। अम्बेडकर यहाँ अर्नेस्ट रेनान के राष्ट्रवाद के विचार का भी हवाला देते हैं। रेनान ने कहा था ना कि किसी भौगोलिक या नस्लीय समानता से ज्यादा जरूरी होती है लोगों की एक साथ रहने की इच्छा शक्ति। हाँ, द विल टू लिव टुगेदर। बिल्कुल। और अम्बेडकर दिखाते हैं कि ये इच्छा शक्ति कम क्यों हो रही थी। वो 1937 से 39 के बीच जो कांग्रेस की सरकारें बनी प्रांतों में, उनके अनुभवों का जिक्र करते हैं। क्या हुआ था तब? उनका विश्लेषण कहता है कि मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडलों में शामिल ना करना या उन पर पक्षपात के जो आरोप लगे, इन सब ने मुसलमानों में वो अलगाव और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया। अच्छा, तो ये हालिया कारण थे, लेकिन क्या कोई लंबा इतिहास भी था इसका? हाँ, बिल्कुल। अम्बेडकर उसे नजरअंदाज नहीं करते। वो बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज आने के बाद धीरे धीरे प्रशासन में, कानून में मुसलमानों का असर कम होता गया। जैसे मुस्लिम क्रिमिनल लॉ की जगह अंग्रेजी कानून आ गया, अदालतों से फारसी भाषा हट गई, जो काजी होते थे, इस्लामी कानून के जानकार और जज, उनकी व्यवस्था खत्म हो गई। अम्बेडकर के अनुसार इन सब बदलावों को मुस्लिम समाज ने अपनी हैसियत में गिरावट के तौर पर देखा, महसूस किया। तो मतलब ये मांग सिर्फ राजनीति नहीं थी? नहीं, अम्बेडकर के विश्लेषण में तो ये उन गहरी ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक असुरक्षाओं की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। अपनी पहचान, अपना राजनीतिक भविष्य, उसे सुरक्षित करने की कोशिश। ठीक है, तो ये तो हुई मांग के पक्ष की बात, जैसा अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो विरोध में तर्क थे,
यानी हिंदू दृष्टिकोण से, जैसा अंबेडकर बताते हैं। तो सबसे पहला तर्क तो यही रहा होगा कि भाई भारत की एकता टूट जाएगी। जाहिर है, ये सबसे पहला और स्वाभाविक तर्क था कि सदियों पुरानी एकता भंग हो जाएगी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, वो इलाका तो हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर हुएनसांग जैसे चीनी यात्रियों के वर्णन तक ये साफ है। लेकिन इसमें भी कोई पेच होगा। अंबेडकर ने कुछ और कहा होगा है कि बीच के दौर में जो मुस्लिम आक्रमण हुए, उन्होंने इस एकता पर क्या असर डाला। क्या असर डाला? अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार हिंदू पक्ष का मानना था कि इन आक्रमणों से उनके साथ जो विनाश हुआ, धर्मांतरण हुए, सांस्कृतिक बदलाव आए, इनसे दोनों समुदायों के बीच एक गहरी कड़वाहट पैदा हो गई। अच्छा। नतीजा, अंबेडकर लिखते हैं कि उत्तर पश्चिम का ये जो इलाका है, ये बाकी भारत से राजनीतिक रूप से वियोज्य और आध्यात्मिक रूप से विमुख हो गया था। बाप रे, ये तो बहुत सख्त शब्द है। राजनीतिक रूप से वियोज्य मतलब अलग होने लायक। हाँ, और आध्यात्मिक रूप से विमुख मतलब भावनात्मक रूप से कटा हुआ। और अंबेडकर यहीं एक बड़ा तीखा सवाल भी उठाते हैं। वो पूछते हैं, अगर बर्मा का भारत से अलग होना मंजूर हो सकता है, जो कि बहुत बाद में भारत का हिस्सा बना था, तो फिर इस उत्तर पश्चिम के हिस्से के अलग होने पर इतना ऐतराज क्यों? ये तो सोचने वाली बात है। खैर, एकता के इस भावनात्मक और ऐतिहासिक तर्क के अलावा कुछ और ठोस चिंताएं भी होंगी, जैसे सुरक्षा वगैरह। हाँ बिल्कुल, बहुत ठोस सामरिक और रक्षा चिंताएं थीं। सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस थी उस वक्त। किस तरह की बहस? कि क्या सिंधु नदी एक कुदरती और वैज्ञानिक सीमा बन सकती है, या फिर जो अंग्रेजों की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, यानी सीमा को और आगे अफगानिस्तान की तरफ रखना, वो ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा, ये सीमा का सवाल था। हाँ, और इसी रक्षा के मुद्दे से जुड़ा था संसाधनों का सवाल। अंबेडकर बाकायदा आंकड़े देते हैं। वो दिखाते हैं कि अगर बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान जो बचेगा वो पाकिस्तान के मुकाबले क्षेत्रफल में, आबादी में, रेवेन्यू में हर लिहाज से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। ये तो हिंदुस्तान के पक्ष में जाता है। हाँ, लेकिन इसके फौरन बाद अंबेडकर उस मुद्दे पर आते हैं जिसे वो शायद सबसे विस्फोटक मानते थे। वो क्या था? भारतीय सेना की बनावट, उसकी संरचना। सेना की संरचना, उसमें क्या था? ये बात वाकई चौंकाने वाली है। उस समय सेना में, खासकर इन्फेंट्री और कैवलरी में, यानी पैदल सेना और घुड़सवार सेना में, उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का जबरदस्त दबदबा था। सच में? हाँ, पंजाब और खासकर NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों का। अंबेडकर उन्हें भारत के गेटकीपर्स कहते हैं। द्वारपाल। गेटकीपर्स। और यहीं से फिर वो वफादारी वाला सवाल उठता होगा। बिल्कुल। अंबेडकर उसे सीधे सीधे उठाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। वो कहते हैं, सोचिए, अगर कल को अफगानिस्तान या कोई और मुस्लिम ताकत पश्चिम से भारत पर हमला कर दे, हाँ, तो क्या सेना में मौजूद ये गेटकीपर्स, ये जो बहुसंख्यक मुस्लिम सैनिक हैं, क्या ये भारत की रक्षा करेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मुस्लिम भाइयों, हमलावरों का साथ दे दें? उफ, ये तो बहुत ही असहज करने वाला सवाल है। उस वक्त तो हंगामा मच गया होगा। जाहिर है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर एक और बहुत ही प्रैक्टिकल, लगभग ठंडे दिमाग से सोचा गया सवाल हिंदू पक्ष के सामने रखते हैं। क्या सवाल? वो पूछते हैं, आपके लिए बेहतर क्या है? इन समुदायों को जिन्हें आप शायद दुश्मन मानते हैं या मान सकते हैं, उन्हें भारत के अंदर रखना और उनका विरोध झेलना, या उन्हें भारत से बाहर कर देना और फिर उनका विरोध झेलना? मतलब? अंबेडकर का इशारा साफ है, अगर विरोध होना ही है तो शायद उन्हें बाहर रखना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। कम से कम वो सेना के गेटकीपर तो नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही वो एक आर्थिक पहलू भी जोड़ते हैं कि जो प्रांत पाकिस्तान बनाने वाले थे, जैसे सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, ये सब केंद्रीय खजाने पर एक तरह से बोझ थे। रेवेन्यू कम देते थे, खर्चा ज्यादा करवाते थे। अच्छा, तो रक्षा और पैसे, ये दो बड़ी चिंताएं थीं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान बनने से जो ये रोज रोज के दंगे फसाद हैं, ये खत्म होंगे, सांप्रदायिक शांति आएगी, या हालात और बिगड़ेंगे? इस पर क्या कहते हैं अंबेडकर? अंबेडकर बताते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो भी तरीके तब तक आजमाए गए थे, जैसे अलग वोटिंग सिस्टम या असेंबली में रिजर्व सीटें, वो सब बुरी तरह फेल हुए थे। हाँ, ये तो सच है। यहाँ तक कि एक बंधक सिद्धांत यानी होस्टेज थ्योरी की भी बात होती थी। ये क्या था? सुनने में ही भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक ही था। मतलब ये कि पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक बचेंगे, उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर किया जाए। हे भगवान। इसी निराशा भरे माहौल में अंबेडकर कुछ और भी बहुत रैडिकल समाधानों पर भी बात करते हैं, जिनका जिक्र हिंदू पक्ष की तरफ से आता था। जैसे क्या बॉर्डर को फिर से इस तरह बनाया जा सकता है कि एक जैसे धर्म वाले लोग एक तरफ हो जाएं, मतलब सजातीय राज्य।
खासकर पंजाब, बंगाल और असम में, जहां आबादी मिली जुली थी। और वो तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया के बीच जो आबादी की अदला बदली हुई थी, उसका उदाहरण भी देते हैं। क्या हिंदू और मुसलमानों की अदला बदली मुमकिन है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम विचार है। हाँ, लेकिन अंबेडकर उस दौर के हर संभावित विकल्प को सामने रख रहे थे, बिना किसी लाग लपेट के। और यहीं पर अंबेडकर एक और महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं ना, राष्ट्रीय गृह और राष्ट्रीय राज्य के बीच। हाँ बिल्कुल, नेशनल होम बनाम नेशनल स्टेट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या फर्क है दोनों में? राष्ट्रीय गृह या नेशनल होम का मतलब है एक ऐसा इलाका जहां किसी खास समुदाय को अपनी संस्कृति को बचाने, उसे बढ़ाने का अधिकार तो हो, लेकिन पूरी राजनीतिक आजादी ना हो, सॉवरेनिटी ना हो। और राष्ट्रीय राज्य? नेशनल स्टेट का मतलब है पूरी राजनीतिक आजादी, पूरी संप्रभुता। अंबेडकर पूछते हैं कि जब मुस्लिम नेता पाकिस्तान मांग रहे हैं तो वो असल में क्या मांग रहे हैं? क्या उन्हें सिर्फ एक कल्चरल होमलैंड चाहिए या एक पूरी तरह से आजाद सॉवरेन मुल्क? और अगर वे एक राष्ट्रीय राज्य चाहते हैं तो क्या उन्हें अपने राज्य के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर शासन करने का हक मिलना चाहिए? ये वाकई गहरे सवाल थे। बिल्कुल। इन मुख्य तर्कों के अलावा अंबेडकर कुछ और विकल्पों और कोशिशों का भी जिक्र करते हैं जो उस समय चल रही थीं या सोची जा रही थी पर कामयाब नहीं हुई। जैसे? हिंदू पक्ष की तरफ से लाला हरदयाल की एक योजना थी। उसमें हिंदू संगठन, हिंदू राज बनाना, मुसलमानों का शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण मतलब वापस हिंदू बनाना? हाँ, और यहां तक कि अफगानिस्तान और सीमांत प्रदेशों पर कब्जा करने की बात थी। जाहिर है ये सब प्रैक्टिकल नहीं था। और सावरकर की हिंदुत्व योजना? हाँ, उसका भी जिक्र है। और यहाँ अंबेडकर एक बहुत दिलचस्प बात नोट करते हैं। क्या? कि सावरकर और जिन्ना, जो बिल्कुल दो अलग सिरों पर खड़े दिखते थे, कम से कम एक बात पर सहमत थे। किस बात पर? कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग थे, पर इस बुनियादी बात पर, इस डायग्नोसिस पर वे एक मत थे। और दूसरी तरफ गांधी जी और कांग्रेस, उनका क्या रुख था? उनका तो पूरा जोर हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने पर था। उन्होंने कोशिशें भी बहुत की, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसे कई लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति भी कहते हैं। लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब हुई? अंबेडकर के हिसाब से तो नहीं। जमीनी हकीकत नहीं बदली, और इसे साबित करने के लिए वो 1920 से 1940 के बीच जो सांप्रदायिक दंगे और हिंसा हुई, उसका एक लंबा ब्यौरेवार रिकॉर्ड पेश करते हैं। किन घटनाओं का जिक्र करते हैं वो? मालाबार के मोपला दंगे, स्वामी श्रद्धानंद और महाशय राजपाल जैसी हत्याएं, औरतों पर हमले, खैबर इलाके से हिंदुओं को निकाला जाना। अंबेडकर इन सब का हवाला देकर दिखाते हैं कि एकता की बातें अपनी जगह थीं, लेकिन जमीन पर खाई बहुत गहरी थी। यहाँ अंबेडकर सिर्फ राजनीतिक या ऐतिहासिक बातों पर ही नहीं रुकते, वो और गहराई में जाते हैं ना, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जिसे वो एक अंदरूनी बेचैनी या बीमारी कहते हैं। हाँ, मलेज। एक बड़ा मुद्दा वो उठाते हैं सामाजिक ठहराव का, सोशल स्टैग्नेशन। और ये सिर्फ हिंदू समाज के बारे में नहीं कहते। नहीं, यही खास बात है। वो इसकी आलोचना सिर्फ हिंदू समाज के संदर्भ में जैसे जाति व्यवस्था के लिए नहीं करते, बल्कि मुस्लिम समाज की बुराइयों को भी सामने लाते हैं, जैसे पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज के अंदर भी मौजूद जाति जैसी चीजें। तो उनका क्या तर्क था इस ठहराव पर? अंबेडकर का तर्क है कि दोनों ही समुदाय अपनी अपनी सामाजिक बुराइयों में इतने जकड़े हुए थे और राजनीतिक लड़ाई में इतने उलझे हुए थे कि उनमें सुधार की कोई असली इच्छा या कोशिश नहीं हो पा रही थी। डर था क्या? हाँ, डर था कि अगर वो अपने समाज की कमियों को मानेंगे या सुधार की बात करेंगे तो इससे उनका अपना समुदाय राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाएगा। एक अजीब सी डेडलॉक वाली स्थिति थी। और इस सामाजिक ठहराव के साथ जुड़ी थी सांप्रदायिक आक्रामकता। हाँ, कम्युनल एग्रेशन। अंबेडकर दिखाते हैं कि कैसे खासकर 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों के बाद से मुस्लिम राजनीतिक मांगें लगातार बढ़ती गईं। मतलब? हर बार जब कोई रियायत मिलती, उसके बाद एक नई और बड़ी मांग सामने आ जाती थी। और वे इसमें ब्रिटिश सरकार की भूमिका को भी देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अक्सर इन मांगों को हवा दी अपनी बांटो और राज करो की नीति के तहत। और फिर वो राष्ट्रीय निराशा वाली बात। हाँ, नेशनल फ्रस्ट्रेशन। अंबेडकर इस बात पर रोशनी डालते हैं कि स्वतंत्रता या स्वराज का मतलब भी दोनों समुदायों के लिए अलग अलग था। कैसे? कांग्रेस और ज्यादातर हिंदुओं के लिए इसका मतलब था ब्रिटिश राज से आजादी, सीधी सी बात। लेकिन कई मुसलमानों के लिए इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि भविष्य में जो हिंदू बहुमत वाला शासन आ सकता था, उससे भी आजादी था। ओहो, तो यहीं पर वो वफादारी वाला सवाल फिर से आ जाता है। बिल्कुल, कि एक मुसलमान की पहली वफादारी किसके प्रति है, अपने मजहब के प्रति या अपने मुल्क भारत के प्रति।
और जो पैन इस्लामवाद का विचार था, यानी दुनिया भर के मुसलमानों की एकता का विचार, वो इस सवाल को और भी उलझा देता था। अंबेडकर यहाँ लॉर्ड बैल्फोर और जेम्स ब्राइस जैसे राजनीतिक विचारकों का हवाला देते हुए कहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी तभी कामयाब हो सकती है जब उस समाज में एक बुनियादी एकता हो और अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के अधिकारों को, सत्ता को मानने के लिए तैयार हों। और क्या मुसलमानों के नजरिए से कुछ कहते हैं इस पर? हाँ, अंबेडकर मुस्लिम दृष्टिकोण का हवाला देते हुए लिखते हैं कि कुछ मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर थे और इसलिए वे शायद मन से एक हिंदू बहुल सरकार के शासन को स्वीकार करने में हिचक महसूस कर सकते थे। अच्छा। वो खिलाफत नेता मोहम्मद अली का वो मशहूर बयान भी कोट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि धार्मिक नजरिए से एक गिरा हुआ मुसलमान भी महात्मा गांधी से बेहतर है। अरे, ये दिखाता है कि खाई कितनी गहरी हो चुकी थी। एकता की सारी कोशिशें अंबेडकर के अनुसार नाकाम हो चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी कांग्रेस में थे, हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहे जाते थे, अब पूरी तरह से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के सबसे बड़े वकील बन चुके थे। तो अंबेडकर परत परत दर वो सारी दिक्कतें खोलकर रख देते हैं जो उनके हिसाब से दोनों समुदायों के बीच थी, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। हाँ, और सामाजिक मेलजोल का तो लगभग पूरा अभाव था। न खान पान मिलता था, न शादी ब्याह होते थे, त्योहार भी अलग अलग थे और अक्सर झगड़े का कारण बन जाते थे। वे इस्लाम की प्रकृति पर भी कुछ विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं, जैसा कि उन्होंने उसे समझा। क्या कहते हैं? उनके विश्लेषण के अनुसार इस्लाम का जो भाईचारा है वो मुख्यतः मुसलमानों तक ही सीमित है। मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड से अलग मुस्लिम ब्रदरहुड। वो तर्क देते हैं कि इस्लामी सिद्धांत एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जहां कानून इस्लामी हो, और ये विचार एक सेक्युलर राज्य की अवधारणा से आसानी से मेल नहीं खाता, क्योंकि एक मुसलमान की पहली वफादारी हमेशा उसके धर्म के प्रति होती है। ये तो काफी। हाँ, ये अंबेडकर के अपने विचार और विश्लेषण थे। इनकी व्याख्याएं भी हुई हैं, आलोचनाएं भी हुई हैं। अंबेडकर अपने किताब में कोई सीधा फैसला तो नहीं सुनाते हैं ना? नहीं, कोई सीधा समाधान या फैसला नहीं, लेकिन उनका पूरा विश्लेषण पढ़ने वाले के सामने कई मुश्किल सवाल और दुविधाएं खड़ी कर देता है। जैसे क्या हिंदू मुस्लिम एकता वाकई मुमकिन थी या ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी? क्या जबरदस्ती थोपी गई एकता टिक सकती थी? अगर बंटवारा होता है तो उसकी कीमत क्या होगी? और अगर जबरदस्ती एकता बनाए रखी जाती है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कहीं वो एक परमानेंट सिविल वॉर जैसी स्थिति तो नहीं होगी? क्या कोई लोकतंत्र बिना बुनियादी एकता और आपसी भरोसे के चल सकता है? और आखिर एक समुदाय जिसका शायद एक साझा भविष्य हो सकता है और एक राष्ट्र जो अपना अलग भविष्य बनाना चाहता है, उसमें असल फर्क क्या है? ये विश्लेषण वाकई बहुत जटिल है और जैसा आपने शुरू में कहा था, कई बार असहज करने वाला भी। बिल्कुल। अंबेडकर ने इस किताब में किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान के पूरे विचार को हर एंगल से, हर तर्क वितर्क के साथ परखने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम नजरिए के तर्कों को भी उतनी ही गंभीरता से रखा जितना हिंदू नजरिए के तर्कों को। जैसा उन्होंने उन्हें समझा, उनकी व्याख्या की। हाँ, ये सिर्फ किसी राजनीतिक प्लान के फायदे नुकसान बताना नहीं है। ये उन गहरी सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक दरारों को समझने की एक असाधारण कोशिश है जो उस समय भारतीय समाज में थीं और शायद जिनकी निशान आज भी कहीं न कहीं बाकी हैं। और शायद यही से हमारे आज के श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार या सवाल निकलता है। क्या? अंबेडकर जिन गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विभाजनों पर इतनी शिद्दत से रोशनी डालते हैं, वो कहीं न कहीं ये इशारा करते हैं कि जब तक इन बुनियादी दरारों को भरा नहीं जाता, कोई भी राजनीतिक एकता, कोई भी संविधान शायद सिर्फ एक ऊपरी चीज ही साबित हो। तो सवाल ये उठता है कि अलग अलग तरह के लोगों को, खासकर जब उनके बीच ऐतिहासिक मतभेद इतने गहरे हों, उन्हें एक साथ लाने के लिए, एक साझा भविष्य बनाने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? क्या सिर्फ कानून और राजनीतिक सिस्टम काफी हैं, या कुछ और भी चाहिए जो दिलों को जोड़ सके, जो वो इच्छा शक्ति पैदा कर सके साथ रहने की? ये अंबेडकर के समुदाय बनाम राष्ट्र के विचार और एकता की कोशिशों की जो सीमाएं थीं, उन पर सोचने को मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। इस गहरी और विचार करने वाली चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।